Kale Exports is a family business. I'm a second generation here. फ्रेश में सबसे बड़ी मार वहाँ पे ही खाते हैं कि अगर आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करते हो तो आप लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम में आते हैं। काल्या एक्सपोर्ट्स का आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या है और आपके कौन से कंट्री को जाते हैं? Our main product is grapes, table grapes, and we export to China, Malaysia, Singapore, एशिया में मिडिल ईस्ट, फिर कनाडा, रशिया, यूरोप में काफ़ी सारे कंट्रीज में जाता है, यूके जाता है। काफ़ी बड़ा स्प्रेडेड मार्केट है ग्रेप्स के लिए। बहुत सारे कंसाइनमेंट सेल के इशू होते हैं, क्वालिटी इशू होते हैं, बायर बोलता है क्वालिटी इशू है। एज एन एक्सपोर्टर वी से दैट हमने तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, तो इसमें इंश्योरेंस भी फंस जाता है। ईसीजीसी ने भी अपने काफ़ी इश्यूज सहन किए हैं, तो फिर वो भी स्ट्रिक्ट होते गए। बहुत सारे लोगों से मैंने ये सुना है कि उन्होंने कंटेनर तो भेजा, बायर को मिला, फिर बायर भी बोल रहा है कि मतलब कंप्लेंट होती है कि डैमेजेस हो गए, खराब हो गया, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो? वेलकम टू द केडी सुषमा चैनल। पॉडकास्ट के सीरीज में आप सबका स्वागत है। बहुत सारे पॉडकास्ट हमने अलग अलग फील्ड के और अलग अलग लोगों के लिए हैं। आज का पॉडकास्ट मैं बोलूँगी सबसे स्पेशल है क्योंकि एग्री एक्सपोर्ट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग आना चाहते हैं और ट्राई भी बहुत सारे कर रहे हैं। बट है ना कि वहाँ पे रिस्की भी बोला जाता है, मार्केट में बहुत फ्रॉड भी होते हैं, चैलेंजेस आर सो मेनी देयर, और फिर इसमें हम कैसे आगे चले। बट हमें करना तो है बिकॉज इट्स वेरी वेरी इजी टू एंटर इन द मार्केट। वाई? क्योंकि एग्रीकल्चर बीइंग एग्रीकल्चर इकोनॉमी हमारा देश ही है पूरा, और इसीलिए हमारा पोटेंशियल भी उतना ही ज़्यादा है। So there are multiple products in the agriculture you can export. So you can learn all about this related to agri export in this podcast. And we have connected with the Mr. Amit Kalia ji, Kalia Export से, और उन्होंने जो भी इतना बड़ा काम किया है from the generation they are actually working in this agri export field. So they are exporting grapes हो, pomegranate हो, मतलब fruits में banana हो, मैंगो हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, एंड विद द वेजिटेबल्स ऑल्सो दे आर एक्सपोर्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स। सो हाउ दे हैव डेवलप्ड मार्केट, उन्होंने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए और उन्होंने ओवरकम कैसे किया। रिस्की मार्केट होने के बाद भी एग्री में कैसे काम किया जाता है, व्हाट नीड टू बी टेक केयर इन दैट, डूज एंड डोंट्स कैसे होते, बहुत छोटी छोटी बातें होती है मगर लेकिन अगर आप उसके ऊपर ध्यान दोगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट इज देयर इन द मार्केट। और वैसे भी है ना कि मार्जिन्स आर थिन बट द वॉल्यूम्स आर ग्रेटर, सो हाउ यू कैन इंक्रीज योर वॉल्यूम्स इन द बिजनेस। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और उन्होंने वो भी शेयर किया है कि उनके लॉसेस कैसे हुए थे, और उनके वो एग्जाम्पल्स भी आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स एक्चुअली वी हैव डिस्कस्ड इन दिस पॉडकास्ट, एंड डेफिनेटली आई होप इट विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर you to start your agri export journey. And I wish you all the best for that, becoming agri export, how you can avoid the risk and how you can build up your empire in the agriculture. So watch this video till the end and you will get to know a lot of insights about that. Subscribe this channel, like this video, and comment in the comment box what more videos or what more topics you want to learn from us. वेलकम सर इन द केडी सुषमा चैनल। थैंक यू। और थैंक यू फॉर आपके काल्या एक्सपोर्ट्स के बारे में हमने बहुत सुना है, आपका काम बहुत बड़ा चलता है। सो अबाउट यू एंड योर कंपनी। Okay, ma'am, thank you for having us first of all, and Yes, thank you giving so us an much. opportunity here. Kale Exports is a family business. I'm a second generation here. It was started by my father Tribunlal Kalia. So उन्होंने स्टार्ट किया, हमारे पास मल्टीपल पैक हाउसेज है, तो उन्होंने जब स्टार्ट किया नासिक में, उनके दूसरे बिजनेसेस भी थे, बट ही वाज वेल कनेक्टेड विद द फार्मर्स। सो फार्मर्स की ये रिक्वेस्ट थी कि आप इधर हो, काम कर रहे हो और हम आपको ट्रस्ट कर सकते हैं। तब ग्रेप जस्ट स्टार्ट हो रहा था। इट वाज वेरी अर्ली पीरियड ऑफ ग्रेप्स, एक आध साल ही हुआ था, एंड देयर वाज सडन अंडरस्टैंडिंग दैट इंडियन ग्रेप्स में एक अपॉर्चुनिटी है, जो यूरोप में एक विंडो है जो मिल सकता है इंडियन ग्रेप्स को। तो फार्मर्स का ये रिक्वेस्ट था कि वी नो यू, हम किसी और को देंगे, उससे अच्छा आप एक्सपोर्ट चालू कीजिए, हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, हम सपोर्ट कर पाएंगे आपको भी और हम भी सिक्योर रहेंगे। तो वैसे मेरे पापा ने स्टार्ट किया कोल्ड स्टोर और ये सब ऑन द गो। अभी जो मैं स्टोरीज समझता हूँ, पापा से बात करता हूँ, तो सब समझ में आया कि सब ऑन द गो सीखा, बहुत मिस्टेक्स की, बहुत छोटी छोटी चीज़ें सीखी, फिर धीरे 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 इम्पोर्टर्स इधर इंडिया आने लगे। अभी इम्पोर्टर्स इतने वॉल्यूम लेते हैं कि उनकी अच्छी टीम, एक छोटी मोटी टीम इधर ही रहती है, जो हमें कंटिन्यूसली गाइडेंस देती है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है, क्या नहीं। तो
प्रीकूलिंग उन्होंने सिखाया धीरे धीरे कि अच्छी प्रीकूलिंग कैसे करते हैं, तो शेल्फ लाइफ कैसे इंक्रीज हो रही है। तो हमने भी उन पे ट्रस्ट किया, उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, उन्होंने काफ़ी नॉलेज इम्पार्ट किया। तो आज भी हम जैसे काफ़ी सारे ट्रेनिंग्स आते हैं हमारे कंपनी में एवरी सीजन, तो हम उनको भी सिखाते हैं यार। फिर वो दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट कंपनीज। फ्रेश इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, सब जानते हैं। तो इसमें धीरे धीरे हम, जब मैं भी आया तो व्हेन आई केम इन आई स्टार्टेड विद मार्केटिंग, पहले सेल्स मार्केटिंग रीच, क्योंकि ट्रैवलिंग पापा के लिए थोड़ा टफ था तो मैंने वो स्टार्ट किया। बैक एंड डैड संभाल रहे थे, फिर धीरे धीरे हमने अच्छी टीम बनाई। तो आज मेरे पास वी हैव अ वेरी गुड टीम विद अस। तो आई फोकस ऑन सेल्स मार्केटिंग, और पूरा बिजनेस अभी मैं ही देख रहा हूँ। डैड स्ट्रेटेजिक व्यू रखते हैं, बट इन द लॉन्ग रन डेफिनेटली बहुत मार खाई हमने इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज इन टर्म्स ऑफ बायर के इश्यूज थे कुछ मार्केट्स में। तो हम धीरे धीरे सीखे कि कैसे टेक केयर करना है इस चीज़ का। तो हमें यही समझा कि फ्रूट एंड वेजिटेबल, ग्रेप्स हो गया, तो ग्रेप्स इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रेजाइल प्रोडक्ट। बाकी जैसे अनार है तो थोड़ा सा कम फ्रेजाइल है, उसको आप इजीली हैंडल कर सकते हो। तो सब प्रोडक्ट को अलग तरीके से हैंडल करना होता है, बट एक बेस स्टोरी सेम है फ्रूट का कि गीगो होता है, जैसे कंप्यूटर में होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, फ्रेश में वही होने वाला है। आप यहाँ से जो आप पैक करोगे, जो आप क्वालिटी कंट्रोल करोगे, वो वहाँ पे बायर को रिसीव होगा। इसमें आप कुछ जादू नहीं होगा। अगर यहाँ पे आप सही करोगे तो उधर सही स्वाद सही रिसीव होगा, प्रोवाइडेड आपने आपके कोल्ड चेन और सब सही किया है। अगर आप यहाँ पे गलत करोगे तो उन्हें वो वहाँ पे मिलेगा ही, और वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एंड देन आप किसी को भी ब्लेम करो, बट आपकी क्वालिटी आपको टेक केयर करनी ही होगी। तो फ्रेश में सबसे बड़ी मार वहाँ पे ही खाते हैं कि अगर आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करते हो तो आप लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम में आते हो। और प्लस इट्स ऑल सी शिपमेंट, तो जाने को लगता है 10 दिन 15 दिन डिपेंडिंग ऑन डेस्टिनेशन। अभी यूरोप और हम कनाडा भी भेज रहे हैं, तो कनाडा इज लाइक 45 डेज 50 डेज के शिपमेंट्स हैं। तो आपको क्या कर रहे हो, कौन से डेस्टिनेशन पे जा रहा है, किस टाइप का फ्रूट चाहिए, उसके लिए वेजिटेबल चाहिए, कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए उसके अंदर, वो बहुत टेक केयर करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द डेस्टिनेशन, ट्रांजिट टाइम। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। फाइनेंशियल साइड में भी कस्टमर के एंड पे थोड़ा सा कमर्शियल साइड है, तो धीरे धीरे हम भी समझे कि ट्रेड इंश्योरेंस होता है, ईसीजीसी एक पार्ट है जैसे ट्रेड इंश्योरेंस का, या प्राइवेट भी अभी ट्रेड इंश्योरेंसेज हो रहे हैं। तो उनको भी हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पे लेना पड़ता है। उनको भी डर लगता है कि फ्रेश में हम हाथ नहीं डालें, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट ओनली सेल। अभी बहुत सारे कंसाइनमेंट सेल के इशू होते हैं, क्वालिटी इशू होते हैं, बायर बोलता है क्वालिटी इशू है, एज एन एक्सपोर्टर वी से दैट हमने तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट बना है। तो इसमें इंश्योरेंस भी फंस जाता है। ईसीजीसी ने भी अपने काफ़ी इश्यूज सहन किए हैं, तो फिर वो भी स्ट्रिक्ट होते गए। तो इसमें ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है, आपका खुद का सही काम होना बहुत ज़रूरी है। कमर्शियल वर्किंग जैसे प्रोफॉर्मा हो या एक्सेप्टेंस हो, तो पूरा चेन अगर आप राइट रखोगे तो इंश्योरेंस आपको हेल्प कर पाएगा। नहीं तो आपके अगर डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं है तो इंश्योरेंस का प्रीमियम भी पे करोगे तो इंश्योरेंस कुछ भी नहीं कर पाएगा आपके लिए। और क्योंकि इस बिजनेस में जनरली कुछ भी ऐसे बहुत हैवी एडवांसेस नहीं आते। मे बी ऑर्डर पे आप छोटा मोटा कुछ ले सकते हो, बट क्योंकि बहुत फ्रेजाइल प्रोडक्ट है तो इम्पोर्टर भी डरता है कि आपको बहुत बड़ा एडवांस ना दे। तो अपने को वही ध्यान रखना है कि आपके पेमेंट टर्म्स कंट्रोल में रहे, आप इंश्योर कर सको तो इंश्योर करो। रिस्क अगर लोगे तो फिर वो आपको समझना होगा कि आपको कितनी रिस्क लेनी है, आपका कैपिटल क्या है, कितने वॉल्यूम का आप रिस्क ले रहे हो, 2 5 10% का आप ले रहे हो, या अब बहुत बड़ा वॉल्यूम के आप रिस्क ले रहे हो। तो ये आपके बिजनेस के वॉल्यूम्स पे आप डिसाइड कर सकते हो। हर पार्टी को इंश्योरेंस मिलता नहीं है, तो किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना है। So these are the things need to take care Yes, in international business. we should take care of that in international business, because otherwise we give bad name to an importer, yeah, an import country. So we have to take care of our own self firstly. We shouldn't be, he is doing 500 containers or he is doing 1000 containers, and that's why the other company is doing, and we should also do that. It doesn't. Yes. It should be a sustainable business. We have a team to, टीम को हैंडल करना है, उनको भी ग्रोथ चाहिए। बनानी पड़ेगी उसकी। इकोसिस्टम बनाने के लिए सस्टेनेबल होना बहुत जरूरी है। सो अभी कैनलिया एक्सपोर्ट्स का मतलब एक्सपोर्ट आपके प्रोडक्ट्स क्या-क्या है और आपके कौन से कंट्री को जाते हैं? हाँ, तो our main product is grapes, table grapes with different varieties like Thompson है, फिर फ्लेम है,
क्रिम्सन है, तो हम ये सब एक्सपोर्ट करते हैं। सोना का है, एंड कंट्री ऑल्सो वी एक्सपोर्ट टू चाइना, मलेशिया, सिंगापुर, फिर एशिया में मिडिल ईस्ट काफ़ी सारा मार्केट है, फिर कनाडा, रशिया, यूरोप में काफ़ी सारे कंट्रीज़ में जाता है, यूके जाता है, तो काफ़ी बड़ा स्प्रेडेड मार्केट है ग्रेप्स के लिए। फिर हम एक कुछ वॉल्यूम्स पोमोग्रेनेट का, वेजिटेबल्स का, चिलीज़, मिक्स वेजिटेबल के कंटेनर्स मिडिल ईस्ट में डिमांड रहती है, वो हम करते हैं। और कुछ जैसे ट्रेडिंग एक्टिविटी भी हो जाती है उसमें। फार्म लेवल से कंट्रोल होना जितना होता है उतना आपके लिए एक Better. तरीके से बेटर है, तो आप आपकी क्वालिटी पे कंट्रोल रख सकते हो। टीम के अंदर वो ट्रेनिंग होना, पेपर वर्किंग उसके अंदर भी होना, कि जैसे हमारा पैक हाउस आज सर्टिफाइड है BRC, फसाई तो करना ही है, BRC है, तो स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स जितने आप एक्सेप्ट करोगे, आपकी कंपनी जितने एक्सेप्ट करेगी उतना आपके लिए बेटर है। ऑल्सो टू गिव अ कस्टमर सेटिस्फैक्शन दैट ही इज वर्किंग विद द राइट कंपनी। ऑल्सो आपके इंटरनल कंट्रोल अच्छे हो जाते हैं उससे, और इन द लॉन्ग रन वो आपको हेल्प ही करेगा। थोड़े से एफर्ट्स डालने होते हैं, सिस्टम रन करने होते हैं, बट ये आपको लॉन्ग रन में ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है। एंड वी हैव बीन ग्रोइंग अकॉर्डिंगली। तो अभी जैसे आप इतना बड़ा काम कर रहे हो एग्री एक्सपोर्ट में स्पेशली, हाँ। और जो लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग और रिस्की फील्ड माना जाता हाँ। है, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? इज इट रियली नहीं, रिस्की, definitely. और हाउ यू कैन कवर दैट? Yeah, definitely. See, every product has a risk. It's not an engineering product या कोई मशीन से नहीं बन रहा है। So, जो कुछ रिस्क है वो अपने को कंसिडर करने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट कोल्ड चेन होता है, टेक्निकल नो हाउ होता है, टॉलरेंसेज होते हैं, क्योंकि ये एक फ्रेश प्रोड्यूस है, तो क्लाइंट के साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन कि उनके क्या स्पेसिफिकेशन है, उनमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आप यहाँ से अचीव कर सकते हो, तो ही आप कमिट करो। आप क्लियरली कम्युनिकेट करो कि थोड़े से टॉलरेंसेज होते हैं, क्योंकि ये फ्रेश प्रोड्यूस है, यहाँ पे आपको टॉलरेंसेज एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, एज अ बायर भी बायर को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि मशीन से बायर को एक्सेप्ट करने के लिए पहले हमें बताने चाहिए। यस, हाँ, तो हमें वो नॉलेज होना जरूरी है। ऑब्वियसली हम कुछ भी नहीं गलत नहीं करना चाहिए हमें एज अ बायर, क्योंकि उन्हें भी सेल करना है। वो तो है। वो अगर अर्न नहीं करेंगे तो हम अर्न नहीं करेंगे, तो हम फार्मर को पूरा चेन बैठता है। तो एक ट्रांसपेरेंसी होती है बिजनेस में, तो एक लॉन्ग रन बिजनेस डेफिनेटली रहता है। तो आपको रिस्क अवर्स करने के लिए मेनली क्वालिटी पैरामीटर्स समझना, उसका नोटिंग होना, आपकी QC टीम को वो समझाना, पैकिंग टीम को वो समझाना, और ये दोनों टीम जो QC और पैकिंग है, ये जितना इंडिपेंडेंट हो सके उतना आप इंडिपेंडेंट रखोगे, तो आप एक बहुत अच्छा सक्सेस इसमें आ जाता है। राइट, डेफिनेटली। अभी जैसे आपने ये सारी चीजें बोली कि ये बहुत जरूरी होती है एग्री एक्सपोर्ट में स्पेशली। हाँ। बहुत सारे लोगों से मैंने ये सुना है कि उन्होंने कंटेनर तो भेजा, बायर को मिला, फिर बायर अभी बोल रहा है कि मतलब कंप्लेंट होती है कि डैमेजेस हो गए, खराब हो गया, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो? मैम, व्हेनेवर देयर इज अ QC, क्लाइंट से जब QC आती है तो अपनी एक इंटरनल QC होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो आप जब अगर आपकी इंटरनल QC होती है तो आप देखकर जज कर सकते हो कि क्या हो रहा है। फिर टेम्परेचर रिकॉर्ड्स आप देख सकते हो, क्योंकि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर, जो भी उनका रिकॉर्ड इसके हिसाब से, तो आप टेम्परेचर रिकॉर्ड्स देख सकते हो, आपकी इंटरनल QC देख सकते हो, एंड स्टिल यू फील कि नहीं, कुछ तो भी गलत है। तो सी, इट्स अ बिजनेस, और आप जो भी बाहर के काम कर रहे हो एक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कर रहे हो, तो वी शुड ऑल्सो ट्रस्ट देम। तो आप एक बहुत शॉर्ट के लिए एक थर्ड पार्टी QC अरेंज कर सकते हो, छोटे से कॉस्ट में आती है। इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट टू हैव, कि बायर को भी आपका ट्रस्ट रहे, आप भी बायर पे ट्रस्ट करो। एक QC करने से क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि भाई उधर रियल में क्या है, और भी नहीं समझ में आता है तो यू कैन ऑलवेज फ्लाई देयर, यू कैन गो देयर, अंडरस्टैंड। इट्स अ कॉस्ट, आई अंडरस्टैंड, बट इन द लॉन्ग रन इट इज एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपके बायर को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप टेक केयर कर रहे हो उसको जो चाहिए उसके लिए, तो वो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ द बायर इज राइट, ही विल अप्रिशिएट यू कमिंग देयर, he will appreciate you sending a third party QC, और $300 $200 जैसी कंट्री वहाँ में हो जाता है। कंटेनर की वैल्यू के साथ में बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, आप बाहर से समझ सकते हो, और फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देन यू कैन टेक अ करेक्टिव एक्शन कि नहीं ठीक है,
हमें बायर को बोलना है कि भाई आपने अगर कुछ पे किया है तो हम आपको रीपे करेंगे, हम आपसे एक कंटेनर लेते हैं और दूसरे किसी को So देते mutual हैं, understanding और हो सके discussions, उतना, yes, हाँ मतलब that is better for yes, both and of us. always हम तो ऐसा करते हैं कि पहले हम बायर को वाउच करते हैं और फिर हम कंटेनर डालते हैं, तो जनरली बायर अच्छा ही होता है, हम ये अज्यूम करके ही चल रहे हैं, हम पूरा वाउचिंग पहले करते हैं, तो हम उसमें इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे कि रेदर देन बाइंग फाइंडिंग अ न्यू बायर। Yes. और कोशिश हम ये करते हैं कि जैसे जहाँ पे जो मार्केट है, जैसे यूरोप मार्केट इज लाइक सुपरमार्केट बायर, तो हम कोशिश करते हैं कि सुपरमार्केट के पास जाए या सुपरमार्केट के जितना पास हो सके उतने पास जाए। Okay. अब चाइना में जैसे होलसेल है और रिटेल दोनों चलता है, तो उस मार्केट को एक्सेप्ट करके होलसेल में भी कुछ प्रोडक्ट जा सकता है, रिटेल में भी जा सकता है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कितनी बड़ी चेन है, नहीं तो आपकी रिटर्न कम होते जाएंगे क्योंकि एवरीवन विल हैव टू अर्न प्रॉफिट, तो आपको राइट चेन में घुसना बहुत जरूरी है इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म रन में ठीक है, आप प्रोडक्ट समझ रहे हो, आप एक्सपोर्ट समझ रहे हो, तब ठीक है, वॉल्यूम्स भी कम है, यू कैन टेक स्मॉल रिस्क, उसमें छोटा मोटा रिटर्न का आपको कम ज्यादा होगा, बट इन द लॉन्ग रन हो सके उतने एंड कंज्यूमर के पास आप जाओगे, एंड डीलर के पास आप जाओगे, तो वो उतना अच्छा होगा एज अ बिजनेस, क्योंकि आप उतनी मार्जिन आप बचा सकते हो आपके बिजनेस में, और उसकी वैल्यू भी होती है, आप जो एफर्ट्स लेते हो उसकी वैल्यू भी उधर ज्यादा होती है। एक ट्रेडर के पास आपका प्रोडक्ट जाता है और एक सुपरमार्केट के पास आपका प्रोडक्ट जाता है। सुपरमार्केट ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, बट वो उसको समझता भी है, वो उसको सेल भी करता है, वो आपको बहुत अच्छे फीडबैक देता है, ट्रेडर से ज्यादा अच्छे फीडबैक आपको उधर से मिलेंगे, तो ये एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि आपका मार्केट क्या है। राइट, दैट इज ट्रू एक्चुअली। सो जैसे आपने कहा कि एक होलसेल मार्केट होता है, एक सुपर मार्केट होता है, सो इन ओवरऑल टर्म्स व्हाट आर द पेमेंट टर्म्स यूज्ड इन द एग्री एक्सपोर्ट बिजनेस? मैम पेमेंट टर्म्स बहुत रिलेशनशिप डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये सब B2B बिजनेस है, कोई भी बायर के साथ वॉल्यूम्स में ही काम हो रहा है, और एक साल के लिए काम नहीं हो रहा है। अभी मेरे कुछ बायर्स हैं जिसके अपने 15 साल, कुछ बायर्स हैं जिसमें मेरे डैड उनके डैड के साथ काम कर रहे थे और मैं उनके सन के साथ काम कर रहा हूँ आज, तो ऐसे भी रिलेशनशिप है कुछ बायर्स के साथ, और कुछ बायर के साथ मैं लगभग 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, मैं आया तब से भी थे, तब से मतलब काम थे, तो भी मैं भी अभी भी काम कर रहा हूँ, तो ऐसे भी रिलेशनशिप होते हैं। तो एक पॉइंट के बाद पेमेंट टर्म्स इतना रिस्की नहीं रहता है इन बायर, बट ऑब्वियसली एक बेस होना चाहिए, क्योंकि कैश फ्लो भी मेंटेन करना होता है, लोन्स, इंटरेस्ट कॉस्ट, सस्टेनेबिलिटी पे बहुत अफेक्ट करता है, तो कुछ ना कुछ पैसा भी आना चाहिए डेफिनेटली, एक अमाउंट ऑफ पैसा। तो हम एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होने के बाद, एक ट्रस्ट डेवलप होने के बाद 50-60% आप स्कैन डॉक्यूमेंट्स पे आ जाता है, कभी 30-40 भी आता है, बट आप ये रिस्क किसके साथ ले रहे हो वो आपको समझना होगा कि कौन से टाइप का बायर है, अगर अच्छा रिलेशनशिप है क्या, उसकी मार्केट में हिस्ट्री होनी चाहिए, वो तो है, और अगर वो जैसे अभी इंडिया से ग्रेप्स खरीद रहा है तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि वो जैसे दूसरे ग्रेप साउथ अफ्रीका से भी ले रहा है क्या, तो जो बायर साउथ अफ्रीका से भी ले रहा है, चिली से भी ले रहा है, इंडिया से भी ले रहा है, इजिप्ट से भी ले रहा है जैसे, तो वो डेफिनेटली एक अच्छा बायर होगा, क्योंकि वो सब जगह से ले रहा है। तो ये चीजें समझ के आप फिर टर्म्स डिसाइड कर सकते हो पैरेलली, हो सके नहीं, सब चीज पेपर पे लाओ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, दे विल बी हैप्पी दैट यू आर वर्किंग इन अ राइट वे, मतलब फॉर्मल वे से जाओगे, तो जितना हो सके उतना आप फॉर्मल वे करो, तो आपके लिए कल कोई सिक्योरिटी इशू आता है, पेमेंट इशू आता है, तो सेफ्टी एक रहती है। कभी कभी कोई कंट्री भी बैंकरप्ट हो जाती है, कभी कभी कोई कंट्री से पेमेंट आना बंद हो जाता है, तब ये इंश्योरेंसेस पेमेंट तभी देंगे कि आपके पेपर वर्किंग हो, तो तभी आपके इंश्योरेंसेस काम आ सकते हैं, भले पार्टी अच्छी है बट दे कैन नॉट सेंड मनी, कभी कभार कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये सब चीजें आपने को बहुत ध्यान रखनी है। हाउ वी कैन चेक दैट बायर्स के रिकॉर्ड के बारे में या बायर के जनरल, सी देयर आर लॉट ऑफ डेटास जो हम चेक कर सकते हैं। मेरे को एक इंपोर्टर ने गाइड दिया था कि कुछ कंट्रीज में ओपनली पब्लिश होता है डेटा कि किस एक्सपोर्टर ने किस इंपोर्टर को दिया, तो जैसे चिली में ये ओपनली पब्लिश होता है, दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट, तो वो उन्होंने बोला था कि आप इधर देखिए, इधर आपको बाहर मिल रहा है जिसने आपको अप्रोच किया, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि हाँ इज अ गुड बायर। तो वैसे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे चिली में जैसे डेटा पब्लिश हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया, बाकी एक्सपोर्ट के डेटा भी आ ही जाते हैं, सबके पास अप्रोच है उस चीज का,
उसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो ईयर टू ईयर, थोड़ा सा डेटा एनालाइज करोगे, उसकी कंसिस्टेंसी देखोगे हाँ, तो उस पता बायर चल की। सकता है। सी अ गुड बायर विल नेवर चेंज अ पार्टी। राइट। आपको उधर एंटर करने को बहुत एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। आप अगर एफर्ट्स लेते हो, उसको लग रहा है कि उसको रिक्वायरमेंट है, तो ही वो एंट्री मिलेगी B2B में। एंड वंस यू हैव मेड अ रिलेशनशिप, एग्जिट होना भी बहुत इजी नहीं है। तो एक अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दोनों चाहते हैं, राइट। एक विन विन सिचुएशन दोनों चाहते हैं। तो आपको ट्रांसपेरेंटली वो उनको देना मदद चाहिए, करना चाहिए। है बताना चाहिए कि क्या पोजीशन है। जैसे अभी अर्ली में ग्रेप्स में शुगर कम होती है या क्या है, कभी कुछ साइजेस कम है, तो आप बहुत ट्रांसपेरेंटली बताओ कि भाई आपके ये स्पेक्स है, हम ये अचीव नहीं कर सकते। काउंटर ऑफर दो कि हम ये आपको स्पेक्स दे सकते हैं फॉर द शॉर्ट पीरियड, और जैसे ही नॉर्मल सीजन चालू होगा तो मैं आपको बेटर प्रोडक्ट दे पाऊंगा। इफ इज ओके, आप प्रोवाइड करो, नहीं तो आप मत शिप करो। आप सेफ गार्डेड रहोगे। इट्स नॉट अ रेस। सस्टेनेबल होना बहुत जरूरी है इन द एंड, क्योंकि आपको टीम भी मेंटेन करनी है। बहुत सारे बैकएंड भी हाँ, बैकएंड में बहुत कुछ होता है, फार्मर्स है, सबको पेमेंट देना है आपको। और इन द लॉन्ग रन आपके ऊपर भी ट्रस्ट डेवलप हो, आप भी खुशी खुशी काम करो, उसके लिए पॉकेट में भी इनकम आना जरूरी है। दोनों तो सस्टेनेबल इनकम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप री इन्वेस्ट कर रहे हो कंटिन्यूसली। आप फैसिलिटी में, रेंटल में कहीं कर रहे हो, कहीं आप एक्सपेंशन ले रहे हो, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो हमने पैक हाउसेज में भी जैसे काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी यूज़ की है। मेन प्रोसेस तो मैन्युअली है फ्रूट एंड वेजिटेबल में, बट स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट यू कैन इन्वेस्ट इन, जिसमें आपके मिस्टेक्स अवॉइड हो सकते हैं। कॉस्ट टेक्निकली इंडिया में इतना फर्क नहीं पड़ता है मशीन से कि आप बहुत कॉस्ट बचा लो, ऐसा तो नहीं होता। बट आप रिस्क अवॉइड करने के लिए मशीन यूज कर सकते हो फ्रूट एंड वेजिटेबल में। ओके। ये एक मैंने आइडियोलॉजी देखी है। हाँ, क्योंकि लेबर कॉस्ट से अगर आप कंपेयर करोगे तो फॉर्चुनेटली दैट इज चीपर फॉर अस इन द शॉर्ट रन राइट नाउ। बट मशीन से आप डेफिनेटली मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हो। एक सस्टेनेबल उसमें हाँ एफिशिएंसी बेटर आ सकती है। हाँ, मेन काम तो आज भी मैनुअल रहने वाला है। फ्रूट एंड वेजिटेबल में एवरीवेयर इट विल बी सारा टोमेटो नहीं हो हाँ हाँ, और ऑटोमेटिक होना बहुत टफ है। कुछ प्रोडक्ट में जैसे सिट्रस और इसमें होता है, हमें अपन फॉरेन में देख रहे हैं, साउथ अफ्रीका में देख रहे हैं, अभी इंडिया में भी काफी सारा सिट्रस ऑटोमेटिक सॉर्टिंग मशीन आई है। तो वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे हो रहा है, बट नॉट इन मोस्ट ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल इंडस्ट्री इट इज नॉट पॉसिबल। वो तो है। So in whole scenario, मतलब आपने इतने सालों का एक्सपीरियंस आपने किया, how you are developing the international market? हाँ, सो मैंने आपको बोला कि एक अच्छा बायर जल्दी बायर नहीं, उसका सप्लायर चेंज नहीं करता है। तो हम भी ये फेस कर रहे हैं। जैसे ग्रेप एक सैचुरेटेड मार्केट है, हम भी ये फेस कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली सबके अपने वॉल्यूम्स चेंज होते हैं। कोई कभी कभार कोई एक कंपनी से दुखी है तो दे कैन डेफिनेटली स्विच ऑन टू अस। ऐसे आता है। एक तो ये अप्रोच होता है। दूसरा कुछ अप्रोच ये होता है कि आप जैसे धीरे धीरे सुपरमार्केट्स भी डायरेक्ट आते हैं। बहुत सारे सुपरमार्केट आज इनडायरेक्टली खरीदते हैं, फिर वो धीरे धीरे डायरेक्ट आते हैं। तो यू शुड हैव एन आई ऑन देम। आप अप्रोच करो। अभी हम एग्जीबिशंस है, जैसे एशिया फ्रूट लॉजिस्टिका है, लास्ट लाइक फ्रॉम लास्ट 10 years maybe we are exhibiting there. We are having our own stand. Last year Apeda helped us there also, but otherwise we had our own stand, spent a lot of money there to, because Asian market is increasing for us in for grapes, for pomegranates, for vegetable, for onion also. Asian market is increasing. तो हमने वहाँ पे इन्वेस्ट करना प्रेफर किया। तो हम वहाँ पे एग्जिबिट कर रहे हैं पिछले 10 साल से। हमारा खुद का स्टैंड है। काफ़ी बड़ा चंक स्पेंड होता है, हमारी टीम भी ट्रैवल करती है उस चक्कर में। बट आई थिंक इन द लॉन्ग रन इट विल हेल्प अस। बहुत सारे ट्रेड फेयर्स होते हैं दूसरे भी, वहाँ पे मार्केटिंग टीम या मैं ट्रैवल करता हूँ। वहाँ पे हर जगह एग्जिबिट नहीं करते। जहाँ पे अच्छा मार्केट है, जहाँ पे हमें लगता है कि बहुत जल्दी चेंज नहीं आएगा, तो वहाँ पे प्रेफरेबली व्हाट वी शुड डू इज फाइनलाइज व्हाट ट्रेड फेयर्स आर गुड फॉर अस। कुछ लोकल ट्रेड फेयर से चालू कर सकते हैं। जो नया एक्सपोर्टर है वो लोकल ट्रेड फेयर एग्जीबिशन से चालू कर सकता है कि क्या हो रहा है इधर, क्या हो रहा है। मेनली एग्जीबिशन में वी हैव टू टेक अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स होगी तो आपका एग्जीबिशन सक्सेसफुल होगा। आप हो सके उतने आप प्री पिच करो 2 महीने पहले। इंपोर्टर्स आर रेडी टू फिक्स एन अपॉइंटमेंट सो दैट दे कैन गिव अ कमिटेड टाइम। दे आर ऑल्सो कंफर्टेबल विद दैट मेथड।
आप डायरेक्ट अप्रोच करोगे, बहुत सारे तो मिलते भी नहीं है, वी डोंट इवन नो कि कौन कौन आ रहा है। तो बेस्ट ये होता है कि आप अप्रोच करो, पहले आप ढूंढो कि आपके टारगेट क्या है, आपको क्या अचीव करना है, उस टाइप के कस्टमर्स को आप पहले से ही मेल डालो, फॉलो अप लो, अपॉइंटमेंट्स फिक्स करो, तो आप बहुत कंफर्टेबली मीटिंग कर पाओगे, आपके एजेंडा आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्या डिस्कस करना है आपको पता रहता है, आपके प्रेजेंटेशंस रहते हैं, ब्रोशर्स रहते हैं, आप उनको बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हो, और दैट कैन बी अ वेरी गुड हेल्प। एग्जीबिशन से तुरंत बिजनेस कन्वर्ट नहीं होता है, एक्सेप्शनल वे में कभी कभार हो जाता है, बट जनरली इट्स अ रिलेशनशिप बिल्डिंग गेम। आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, 2-3 साल में कुछ ना कुछ कन्वर्ट होने के चांसेस आते हैं, बहुत जल्दी कन्वर्जन होना, वी आर वेरी लकी इफ दैट हैपेंस। बट दैट इज एक्चुअली द फैक्ट नीड टू अंडरस्टैंड बाय पीपल। यस यस, हमने अभी गए तो अभी रिजल्ट आएगा, हाँ ऐसा नहीं होता, यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम, मनी, पेशेंस भी लगता है। यस, बायर को भी जरूरत नहीं है ना, अगर वो इज सेटिस्फाइड विद योर कॉम्पिटिटर, वो हमारे पास ही क्यों आएगा, वो क्यों आएगा, उसको वजह देनी पड़ेगी कि व्हाई यू शुड। यस and fresh produce is like a commodity, so in that the differentiation is your service। आप टाइमली कंटेनर बुक करवा के टाइमली डिस्पैच करा रहे हो, द वीक्स यू हैव कमिटेड, your container is reaching at that point of time। obviously shipping line के ट्रांजिट टाइम अपने कंट्रोल में नहीं है, बट एक एस्टिमेट तो है, आप उसका टारगेट अचीव करने की कोशिश करो, उसको जो फ्रूट चाहिए वो दो, तो आप अगर उन्हें जो भी चाहिए वो आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो कस्टमर आपको क्यों छोड़ेगा, मतलब तो है। फिर आप उसको सेटिस्फाई करो कंटिन्यूअसली, और दोनों के लिए एक विन विन बनेगा। स्लोली आपको वो छोटा सा प्रीमियम भी देगा, क्योंकि उसको पता है कि वो आपके साथ काम करेगा, उसको पता है कि इज रिस्क फ्री, then he will give you a small premium over and above a commodity market। तो that is where real business starts। बाकी तो हाँ बहुत सारे ट्रेडर्स हैं। दूसरा इधर जो चलन भी है कि आप ट्रेडर बैकएंड आप बहुत कंट्रोल नहीं करते हो, तो क्वालिटी कंट्रोल नहीं होती है, आप कमिट कुछ और कर रहे हो पर आपके पैक हाउस में कुछ और पैक हो रहा है, या फील्ड पे कुछ और पैक हो रहा है, तो इस पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। आपकी क्यूसी टीम नॉलेजेबल होनी चाहिए, आपके पास डेटा ट्रांसपेरेंटली आए, और आप बहुत ढंग से उसको समझ के एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, समझो, और हो सके उतना क्लियरेंस इंडिया में करो, सो दैट वो बहुत चीप होगा आपके लिए। इधर के इधर ही आप उसको समझो, कुछ गलत भी हो गया तो इधर के उधर ही आप उसको ऑफलोड करो, लोकल मार्केट में बेच दो, रेदर देन उसके ऊपर आप शिपिंग कॉस्ट भी लगाओ, पैकिंग कॉस्ट भी लगाओ, और फिर एक्सपोर्ट करो, और वहाँ पे जाके रिजेक्शन करो, वो पार्टी ड्यूटी पे करेगी, शिपिंग कॉस्ट पे करेगी, वो आपको डेबिट ही करेगी। अज्यूम तो नहीं कर सकते कि वो आपको कुछ भी नहीं करेगा, तो ये सब का ध्यान रखेंगे तो छोटे लॉसेस में आपका खत्म हो जाता है काम। राइट। और अगर अभी जैसे आपने लॉसेस की बात कही, हाँ, तो आपकी पूरी जर्नी में आपने भी देखे होंगे, कैन यू गिव एनी एग्जांपल ऑफ दैट, लाइक I have seen buyers going away without contacts, I have seen containers sitting at port, buyer doesn't want to pay, we also made some mistakes at that point of time earlier when I had not much like we were desperate, knowledge नहीं था इतना, ये सब के फेज में आता है, तो कंटेनर्स लाइक बायर्स गायब हो जाते थे, कंटेनर पड़े रह गए, तो तभी हमने प्रॉब्लम फेस किए। कभी कभार क्वालिटी के इश्यूज भी फेस किए कि हाँ कभी कभार इंटरनली मिस्टेक होती है, तो इंटरनल क्यूसी से हमने समझा कि हाँ ये मिस्टेक थी, तो फिर एक्सेप्ट किया, लॉसेस एक्सेप्ट करने पड़े वो चीज़ों के। तो इसलिए बायर को भी रिसर्च करना जरूरी है, क्योंकि ईच बायर में आप बहुत सारा इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम, फिर उसकी पैकिंग में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, टीम आपकी फाइट कर रही है फील्ड लेवल पे कोई चीज़ के लिए अचीव करने के लिए, तो ये सब का फाइनल आउटपुट राइट निकलने के लिए जो फर्स्ट स्टेज है कि बायर राइट हो, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, उधर स्टार्टिंग में एफर्ट्स डालना चाहिए, इन द लॉन्ग रन वो आपको बहुत अच्छा हेल्प करता है। बाकी अगर आपकी गलती है तो आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए टू मेक द ट्रांजेक्शन स्मूथ। उसको कैसे बेस्ट मिटिगेट कर सकते हो, उधर लॉसेस कैसे अवॉइड कर सकते हो, आपका बायर भी आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो उस मार्केट में बैठा है, राइट, क्योंकि इज देयर वे बी नाउ, तो वो भी हेल्प कर सकता है इफ देयर इज अ प्रॉब्लम। बट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो आपके प्रॉब्लम है, अगर नहीं है तो आपको फाइट भी करना चाहिए। आई विल नॉट से कि बायर ने बोल दिया इसलिए एक्सेप्ट करो, हाँ, ऐसे नहीं ऐसे नहीं होता है। वो
आपको आपकी बातों पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी पैकिंग पे, आपकी इंटरनल रिपोर्ट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके सिस्टम्स उतने थरो होने चाहिए. एंड इफ यू स्टिल फील कि बायर इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, यू कैन टेक योर ओन एक्शंस. आप फ्रूट शिफ्ट कर लो, वेजिटेबल शिफ्ट कर लो, आपका प्रोडक्ट शिफ्ट करो, उसको बोलो कि नहीं है हमें, आप मत बेचो, या फिर आप फिर लीगल एक्शन की तरफ आपको जाना पड़ेगा. बट आप मिटिगेट करोगे कि भाई हाँ इतने में मैं रुक गया एटलीस्ट. कि आप मतलब बहुत सारा कर दिया है और फिर आप सडनली शॉक में आ रहे हो, उससे बेटर ये है कि आप लाइव एक्शन लो. फाइट करना है तो फाइट भी करना पड़ेगा. So where to stop? You need to do. हाँ, we have to decide our own. कहाँ पे रुकना है? Yes. We just cannot be, it's an export or it's not necessary कि export में आपको बेस्ट प्राइस मिल रही है. अभी तो इंडिया इतना ब्यूटीफुल मार्केट हो चुका है कि डोमेस्टिक ही इतना पैसा दे रहा है कुछ प्रोडक्ट के लिए या राइट क्वालिटी के लिए. ऑब्वियसली वॉल्यूम्स कम है थोड़ा सा, तो वो भी एक अच्छा फोकस होता है. उससे भी आप बहुत कुछ समझ सकते हो. इधर आप वो सब ट्रायल्स ले सकते हो जो आपको समझो एक्सपोर्ट करना है, तो उसके बदले आप ये सब ट्रायल इधर भी ले सकते हो. यहाँ से भी अच्छा आपको फीडबैक मिलता है. तो ये भी आप एक चीज कर सकते हो कि मार्केट एक्सपेंशन हो जाए, कि आप इधर भी थोड़ा सा प्रीमियम प्रोडक्ट डालो, तो आपको एक डाइवर्सिफाइड मार्केट मिलेगा. इंडिया इटसेल्फ इज अ वेरी गुड मार्केट एंड इट्स ग्रोइंग मार्केट, तो आपको अच्छा खासा इधर से भी पेमेंट मिल सकता है. ऑब्वियसली वॉल्यूम्स आर स्मॉलर. Yeah, that's true. Yeah. India is also like growing market, Yes. we can say. So what is your thinking about the international markets going? Yeah, so international market is growing. Overall इंडिया में different areas में different products हैं, काफ़ी बड़ा range of product है. We have been seeing like बनाना इतना heavily grow कर रहा है, इतना अच्छा future बन रहा है उसका, तो वो सब अच्छे दिख रहा है अपने को. ग्रेप एक अच्छा sustained एक suitable product है जो बढ़ते जा रहा है. पोमोग्रेनेट एक प्रोडक्ट है जो अच्छा खासा चल रहा है. वेजिटेबल्स में ऑनियंस तो इंडिया अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर ही रहा है. तो और अभी तो काफ़ी सारी नई वेराइटीज़ आ रही है, अलग अलग प्रोडक्ट में भी वेराइटीज़ आ रही है, ग्रेप में भी आ रही है. तो आई थिंक इंडिया का मार्केट काफ़ी अच्छा हो रहा है. एज एन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट मार्केट काफ़ी अच्छा, आई थिंक फ्यूचर स्कोप काफ़ी अच्छा है. ऑल्सो टेक्निकली वी आर वेरी साउंड in terms of our colleges. Yes. जो इम्पार्ट कर रहे हैं वो नॉलेज काफ़ी अच्छा है. एक अच्छी ट्रेनिंग के साथ टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा टीम बन सकती है. There is a good scope actually. Yes, there is a very good scope. Right. पाइनएप्पल जैसे प्रोडक्ट है, वी आर like fourth largest in pineapples and we are not exporting much product. Obviously there are issues, तो उसको अगर mitigate करे, like it is clear कि अपने पास growing condition तो है. मतलब changes and advancements will be always be there. Yes, so there are a lot of potential which is still to open. ऐसा मुझे लगता है. That's good. Lot of product है. Yes. Then definitely वो तो होने वाला ही है. और अगर as a मैं कहूँ कि आप as a agri exporter, what you can advise to the people who want to become like that? Okay. I would say कि go slow start में. आप सिस्टम्स पे काम करो. सिस्टम्स एक बार बनेंगे तो आप मल्टी प्रोडक्ट पे भी आप वो सेम अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इंडियन कॉन्सेप्ट इज सेम इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. सब में कॉन्सेप्चुअली सब सेम आता है. तो अगर आप सिस्टम्स पे काम करोगे, स्लोली काम करोगे, स्टार्टिंग में फोकस करोगे कि आपकी टीम स्ट्रांग बने, तो आप इन द लॉन्ग रन अच्छा खासा एक्सपेंशन ले सकते हो. गवर्नमेंट से काफ़ी सपोर्ट आ रहा है कोल्ड स्टोरेजेस में, कोल्ड चेन में, ट्रांसपोर्टेशन में, लॉजिस्टिक्स में काफ़ी सपोर्ट है. रोड्स अच्छे हो रहे हैं, फ्रॉम फार्म लेवल टू द पोर्ट तक अच्छे रोड्स हो रहे हैं. तो आई थिंक इन द लॉन्ग रन काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट का स्कोप है. बाकी गवर्नमेंट से लोन के फैसिलिटीज़ वाया बैंक भी अच्छे आ रहे हैं. उसके अलावा प्राइवेट बहुत सारे प्राइवेट बैंकर्स से लेकर फाइनेंसर्स हेल्प कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स. सो फाइनेंशियली देयर इज नॉट, आई डोंट थिंक इन द लॉन्ग रन देयर शुड बी अ प्रॉब्लम टू अ बिजनेस, क्योंकि अगर आप अच्छा रिटर्न क्रिएट कर रहे हो, आपके बुक्स अच्छे हैं, तो बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको फाइनेंस करने में. फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने इतने सारे सब्सिडीज दिए हैं कि देयर आर इनफ फैसिलिटीज वेयर यू कैन take rental facilities and work on those. You don't need to invest तुरंत
कि हमें पैक हाउस बनाना है, हमें कोल्ड स्टोर बनाना है, Yes. जरूरत नहीं है आज। हम्म, तो आपके पास काफ़ी फैसिलिटीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो केपेक्स की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको प्रोडक्ट नॉलेज की ज़रूरत है, वो आपको अच्छी टीम के साथ आप ले सकते हो। टेक्निकली नो हाउ भी आप धीरे धीरे सब समझ सकते हो। अगर अच्छे सिस्टम्स है तो आप फिर सेम रेसिप्रोकेट आप अलग अलग प्रोडक्ट में कर सकते हो। तो जो एक सीजनल बिजनेस होता है फ्रेश प्रोड्यूस का, उसको आप एक ईयर राउंड बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो स्लोली स्लोली। वी आर ऑल्सो थ्राइविंग ऑन द सेम थिंग, वी आर ऑल्सो थ्राइविंग टू अचीव द सेम थिंग। वी हैव स्टार्टेड मल्टीपल प्रोडक्ट्स नाउ। सो आई थिंक एक ईयर राउंड बिजनेस होता है तो टीम भी बिजी रहती है, स्केलेबिलिटी भी हो जाती है बिजनेस में, एंड एक बिजनेस भी ग्रो होता है। that's true. That's a great advice actually, we can say. Yes, So thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Discussions are very nice and that is never ending topic. Yes, It's ongoing. बहुत ma'am. बड़े discussions हो सकते हैं, but it's all good and बहुत अच्छी बातें हुई हमारी। Hope Thank कि you. बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मतलब सलाह मिली होगी, like I what hope to so. do and what not to do, Yes. और क्या क्या करना चाहिए उसमें। So thank you Yes. so much once again Thank for you, giving the ma'am. opportunity to connect with you Thank and you, talk ma'am. with you.